हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दुबे आप सभी का आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, बड़ी ही खुशी का माहौल होगा क्योंकि नोटिफिकेशंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आ चुकी हैं, वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसका आपको इंतजार था। हालांकि सीट्स बहुत कम हैं, टफ कंपटीशन है, लेकिन टफ कंपटीशन होता है तभी तो मजा आता है। अगर आप काबिल होंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल कम टू यू। अगर आप काबिल होंगे तो सफलता आप तक जरूर आएगी क्योंकि आपको केवल जरूरत है एक सीट की, उससे ज्यादा सीटों की जरूरत आपको नहीं है। आपको एक सीट पर कब्जा जमाना है। अगर सब यही सोचते हैं तो कंपटीशन टफ हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन, बहुत ही खुशनुमा इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो कि आप बोर्ड पर लगातार बने रहेंगे तो आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि चीज़ों को बिल्कुल लोगों तक पहुंचाया जा सके। और एक टफ कंपटीशन होगा तो आपके लिए जो कंपटीशन है देखने में तो कठिन हो जाएगा, लेकिन वास्तव में आसान हो जाता है क्योंकि लोगों को भी आप जान जाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, अदरवाइज चीज़ें छुपी रह जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि डेट्स क्या हैं, कब कब क्या क्या होना है, सीट्स कितनी हैं, कितना टफ कंपटीशन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस सफलता तक आप पहुंचेंगे कैसे, कौन कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो आप लेंगे, क्या नोट्स में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आई डायरेक्टली शिफ्ट टू द टॉपिक दैट इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों, सफलता पाने के लिए जो हमने आपके लिए आपका साथ देने की व्यवस्था की है वो ये कि हमारी जो फैकल्टी है वो आप देख सकते हैं यहाँ, बेहतरीन फैकल्टी ऑफ यूपी एज वेल एज ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि हमारे परम ज्ञानी, हिंदी के सर्व ज्ञानी जोशीला सर, सत्य प्रकाश जोशीला सर आपके सामने हैं। सफलता तक आपको निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। मैथ्स देख सकते हैं हमारे मनीष सर, बेहतरीन फैकल्टी। केवल आप क्लास पढ़ रहे होंगे तो देख लेंगे, अगर आपने डेमो वीडियोस देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। संस्कृत पंकज सर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। यहाँ आप देखिए, एक तो मैं ही प्रवीण दुबे सर हूँ, अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, अपने बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, बोल ही रहा हूँ, आप सुन ही रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे सुनील सर हैं, बेहतरीन फैकल्टी। निश्चित रूप से सफलता पाना है तो आप इनसे जुड़िए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एक टीचिंग स्टाइल जो होती है वो क्या होती है। ज्योग्राफी हमारे आयुष सर हैं और हिस्ट्री में हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए हमारे अशोक सर। इन दोनों के बारे में कुछ भी कहूँगा तो बातें कम पड़ जाएंगी हमारे लिए और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप खुद जज करिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप जुड़ने के लिए क्या करते हैं। हमने आपके लिए, आपको देखते हुए, चूंकि आप कैंडिडेट्स हैं, आप अभ्यर्थी हैं, तो 499 फी जो है उसको हमने रिड्यूस करके 2499 कर दिया है। क्यों? जिससे आप आसानी से जुड़ सकें और अपनी सक्सेस तक जा सकें। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं और इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू फॉर एनी क्वेरी, कॉल दीज नंबर्स. These numbers are 630-696-7730 and next number is 630-6919521. And if you want to take admission or you want to have any query regarding admission, you can make a WhatsApp. आप WhatsApp कर सकते हैं, एंट्री लिखकर इस नंबर पर आप कर सकते हैं WhatsApp, and number is 8299003391. देख सकते हैं कितना बढ़िया नंबर है। दूसरे स्टाइल में कहूँ तो 8299003391. हालांकि डबल कहना इंग्लिश में गलत माना जाता है, इसलिए मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ। डबल नहीं कहना चाहिए बिकॉज मीनिंग चेंज हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत मौका आपके लिए है, ज्वाइन करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss TGT, information regarding TGT, trained graduate teachers, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। इसके लिए सबसे पहले हम योग्यता की बात करेंगे। जो फाइनल एलिजिबिलिटी है वो ये है
कि अगर आप अंग्रेजी से सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें इंग्लिश होना चाहिए, कम से कम सेकेंड ईयर तक। अगर थर्ड ईयर में नहीं है तो भी आपको बीएड में इंग्लिश होना चाहिए, मतलब बीएड आप इंग्लिश मीडियम से दिए हों। अगर आपके इंग्लिश थर्ड ईयर तक है तो बीएड में हिंदी मीडियम भी होगा, तब भी चलेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, टेक्निकल जानकारी है जिसको आपको जानना है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए असिस्टेंट टीचर बनने के लिए टीजीटी में, वो सबसे पहले बीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, और उसमें अंग्रेजी जरूर होना चाहिए कम से कम सेकेंड ईयर तक। इसके बाद इसके लिए बीएड अनिवार्य है। बीएड इज जस्ट प्रीरिक्विजिट, एक प्राथमिक जरूरत है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीजीटी में जो सीटें आपके पास हैं, बालक वर्ग में जो सीटें हैं उसमें कुल सीटें हैं 511, 511। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीजीटी इंग्लिश में कम से कम 40 to 50,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो कितना टफ कंपटीशन है आप देख सकते हैं। एक सीट कम से कम 100 लोगों के लिए होगी, 100 लोग एक साथ आएंगे तो एक सीट कम से कम आपको मिलेगी। आप समझिए कि 40 से 50 हजार एप्लीकेंट्स होंगे और सीटें केवल आपके पास 511 हैं। उसमें अगर इसको हम सब डिवाइड करते हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि जनरल में 275 यानी 275 सीट्स हैं। पिछली बार इससे बहुत ज्यादा सीटें थी जो 2021 की वैकेंसी आई थी, जिसमें सारी चीजें बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ्स सारी चीजें क्लियर हो गई थी। एंड आई होप दैट दिस वैकेंसी विल आल्सो बी क्लियर विद इन 6 मंथ्स। ईश्वर करें ऐसा ही हो और आपको जल्दी से जॉब मिले, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। 275 सीटें जनरल में हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं उसमें 156 सीटें हैं। एससी शेड्यूल कास्ट जो है उसमें 79 सीटें हैं, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उसमें मात्र 1 सीट है। अपनी अपनी सीटों के अनुसार आप लोग तैयारी करना इमीडिएटली शुरू कर दें। बात हम करें कि फीमेल वर्ग की, टीजीटी 46 सीट्स बालिका वर्ग में हैं, और जनरल में जिसमें 36 सीट्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी में 6 सीट्स हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट में 4 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ निल है, यहाँ इसको कोई सीट नहीं दी गई है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसको इमीडिएटली आप जो है क्वाइन करें, कैश करें। बहुत लोगों के मस्तिष्क में आता होगा कि यार इतनी कम सीटें हैं, हाउ टू डू दैट, कैसे करेंगे, बट दैट इज नॉट अ डिफिकल्टी। आपको 1 सीट चाहिए एंड यू मस्ट डेयर टू गेट दैट। आपको वो सीट पाना है, 1 सीट मात्र। आइए थोड़ी सी पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी की अगर हम बात करें तो यहां देखेंगे कि जो पीजीटी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं, मतलब कि जो प्रवक्ता होते हैं, बाद में जो लेक्चरर होते हैं, यहां एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा कि जो टीजीटी है उसमें पिछली बार से पहले तक तो इंटरव्यू था, लेकिन पिछली बार से इंटरव्यू यहां से हटा दिया गया है। डायरेक्टली यू हैव 125 क्वेश्चंस, और जब आप कट ऑफ मार्क्स वो पार कर लेते हैं वहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड यू आर नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाता है। तो एक बड़ी सी झंझट आपके सामने से हटा दी गई है। केवल आपको टिक करना है, और अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस टिक कर दिए सही तो आपको नौकरी मिल गई है। आपको फिर कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन पीजीटी में यहाँ एक समस्या है कि यहाँ से अभी इंटरव्यू नहीं हटाया गया है। अभी यहाँ फिर 75 मार्क्स के वेटेज को लेकर इंटरव्यू होता है, जिसमें कैसे क्या इसकी योग्यता है आप देखिए। इसमें सबसे पहले तो आपके बीए में इंग्लिश होना जरूरी है, और अगर एमए में है तो दैट इज फाइनल एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबिलिटी मतलब एमए में अंग्रेजी होना चाहिए। यहाँ एक फायदा आपको दिया गया है, अगर आप बीएड नहीं हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब बीएड इज नॉट अ नेसेसिटी। जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होती है बीएड की, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। वो कोई नेसेसिटी नहीं है। लेकिन ऐसा आपको मैं बता दूं, ऐसा केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही है, और बहुत जल्दी ऐसा शायद हो जाए कि प्रवक्ता के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया जाए। बाकी स्टेट्स में आप जाएंगे तो वहां प्रवक्ता के लिए भी बीएड आवश्यक है। लेकिन अगर आप बीएड होंगे तो उसका आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप बीएड होंगे तो आपको 5 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे प्रवक्ता में, जो सबको नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर आप एमएड होंगे तो आपको 10 मार्क्स और मिल जाएंगे, और अगर आप पीएचडी होंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रहे कि आपको कुल वेटेज मार्क्स जो होते हैं वो 15 ही मिल सकते हैं। ये नहीं है कि बीएड है तो 5, एमएड है तो 10, पीएचडी है तो 10, तो 25 मार्क्स आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स ही वेटेज के रूप में मिल सकता है, अलग से मिल सकता है, 25 नहीं मिल सकता। या तो आपको एमएड का मार्क्स मिलेगा या तो पीएचडी का मिलेगा, 25 नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे कुल सीटें यहाँ है 62, बहुत ही कम सीटें हैं, लेकिन
प्रवक्ता के लिए कम भी नहीं मानी जाती हैं। एटलीस्ट 30,000 स्टूडेंट्स विल बी एप्लीकेंट्स, कम से कम 30,000 जो अभ्यर्थी होंगे यहाँ होंगे। तो कितना टफ कंपटीशन है आप देख सकते हैं, हद से ज़्यादा टफ कंपटीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ लगभग 500 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा। तो हालांकि यहाँ आप लेक्चरर कहे जाएंगे, ये आपको ध्यान रहे। अगर इसको सब डिवाइड करते हैं तो देखते हैं जनरल में 37 सीट्स हैं, ओबीसी में 18, शेड्यूल कास्ट में 7, शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ नील है, यहाँ कोई सीट नहीं है। तो वी वेरी अटेंटिव। बालिका वर्ग की बात करें तो कुल सीटें हैं 14, जनरल में है 11, ओबीसी में है 3, शेड्यूल कास्ट 0 एंड शेड्यूल ट्राइब्स अगेन 0। एससी और एसटी दोनों ही 0 हैं। तो आप लोगों को मैं एक राय दूंगा कि जब भी आप पीजीटी में आप फॉर्म अप्लाई करें तो आप बालक वर्ग में अप्लाई करें, क्योंकि बालक वर्ग में सीटें ज़्यादा हैं। लोगों को लगता है कि लड़कियां या फीमेल्स कम कॉम्पिटिटिव होती हैं, ये उनकी बड़ी भूल होती है। वहाँ मेरिट कभी कभी बालक वर्ग से भी अधिक चली जाती है, तो समस्याएं आपके लिए हो जाती हैं। तो महिलाएं भी बालक वर्ग में भर सकती हैं, तो उनके चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे सिलेक्ट होने की। यही आप टीजीटी में भी करिएगा। अगर सीट्स ज़्यादा हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वेमेन आर लेस कॉम्पिटिटिव, दे आर मोर कॉम्पिटिटिव दीज डेज। अभी आईएएस का रिजल्ट आया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ऊपर की 3 टॉपर्स महिलाएं ही हैं, तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और जो अभी तक कहा जाता था कि दिस सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, दैट नोशन हैज बीन चेंज्ड, वो विचार पूरी तरीके से बदलने होंगे और आपकी सफलता आप तक आएगी। ठीक है, अब हम इसके नोटिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से नोटिफिकेशंस में डेट आई हुई हैं। तो मैं बता दूं कि आज इट इज 10th और जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट दिया गया था दैट वाज 9, मतलब कल से ही फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने की ऑनलाइन जो डेट है दैट इज 9। फी जमा करने की जो ऑनलाइन डेट है, शुरुआत है जो, वो है 9th ऑफ जून। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 9th ऑफ जून से और आप फी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली डेट आती है, फिर से फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की, मतलब सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 3rd ऑफ जुलाई, और जो फी जमा करने की लास्ट डेट है दैट इज 6th ऑफ जुलाई, एंड 9th जुलाई जो भाग 2 सबमिट करने की डेट है दैट इज द फाइनल डेट। मींस द होल प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस राइट फ्रॉम 9th ऑफ जून टू 9th ऑफ जुलाई। 9 जून से 9 जुलाई तक लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी, एंड इसी बीच हो सकता है आपके एग्जाम्स की डेट आ जाए। सो गेट रेडी फॉर एग्जाम के लिए रेडी होइए और कतई मिस मत करिए इसे। तो अब थोड़े से समय के लिए हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस हैं। तो सिलेबस के लिए हम बात करेंगे कैसे। देखिए, हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने सिलेबस को एक्सटेंसिवली पूरी तरीके से डिस्कस किया है, लेकिन इन अ नटसेल आई एम गोइंग टू गिव इट्स रिकैप। इसका रिकैप दे देते हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज अगर हम बात कर, देखिए किसी भी, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, इसका जो सिलेबस है इट इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं लिटरेचर, और दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। जो लैंग्वेज सेक्शन है, यहां आप देख लीजिए, इट इज सेम फॉर, इट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बोथ। इन दोनों के लिए ये सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिटरेचर को डिस्कस कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल्स। कैसे, देखिए, लैंग्वेज में आपको कुछ चीजें जाननी है। इसमें पहली चीज आती है दैट इज अनसीन पैसेज और पैसेजेस। एक पैसेज भी आ सकता है, एक से अधिक भी आ सकता है। पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आपकी समझदारी चेक करने के लिए अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक है,
आपकी समझदारी चेक करने के लिए अनसीन पैसेजेस भी दिए जाते हैं, जिसको आप कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन इमीडिएटली आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर है। बट अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आंसर वहीं आपको मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग दैट कम्स, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech, and nowadays even article has been included in parts of speech। ठीक है, अब ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं जिससे ऊपर मैं कुछ लिख पाऊं। नंबर 1, नंबर 2 पार्ट्स स्पीच इंक्लूडिंग आर्टिकल सारे। अगर आपके पार्ट्स स्पीच की तैयारी पूरी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप, जैसे नरेशन में कुछ जो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी, वॉइस की टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, और जितनी भी चीजें होती हैं टेक्निकली रॉन्ग वो नहीं होंगी आपकी। तीसरी चीज यहां जो आती है दैट इज नरेशन। नरेशन आपको पता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है वॉइस। वॉइस भी दो तरीके की, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दैट विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग क्लास। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation and synthesis. Next comes time and tense. Time and tense. Next comes vocabulary। vocabulary में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। यहां आएगा synonyms, antonyms, spelling, idiom and phrases, and one word substitution। यहां मैं आपको बुक बताना चाहूंगा, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें देखिए, रेन एंड मार्टिन इज एन आइडियल बुक। रेन एंड मार्टिन की बुक जो है उसे यहां मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूं, या अगला पेज ले लेता हूं। रेन एंड मार्टिन, लुक एट द स्पेलिंग, रेन एंड मार्टिन, दीज आर टू मैन। रेन एंड मार्टिन की जो ग्रामर जितनी भी बुक्स आती हैं, खास करके हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं तक आप जो है सही हो जाएंगे। देयर इज अ बुक दैट इज कॉल्ड पियर्सन, पियर्सन्स ग्रामर। गो थ्रू दिस, ग्रामर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, वोकैबुलरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, Oxford Dictionary of synonyms and antonyms, and second वही इसके स्थान पर हो जाएगा one words substitution।
यहाँ महत्वपूर्ण है कि यहाँ अगर वर्ड्स लिखते हैं तब भी सही है और अगर वर्ड लिखते हैं तब भी सही, दोनों ही स्थितियां सही मानी जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके स्पेलिंग रूल्स तो आपको बता दिए जाएंगे ग्रामर की बुक में। अब ये जो मैंने आपको बताया ये टीजीटी पीजीटी दोनों ही के लिए आपके लैंग्वेज का सेक्शन है। ठीक है, अगर हम बात लिटरेचर करेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं ये आप देख लीजिए, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब टीजीटी देखते हैं, क्योंकि टीजीटी का जो सिलेबस है लिटरेचर में वो भिन्न है। लिटरेचर कैसे, ये देखिए आप, इसका जो सिलेबस है इसमें बहुत छोटा सा देखने में लगेगा। जो पहला है वो है लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये देखने में आपको, जब आप अपने नोटिफिकेशन में देखेंगे, साइट पर देखेंगे जो सिलेबस, उसमें केवल लिटरेरी फॉर्म्स लिखा होगा, लेकिन वास्तव में ये पूरा है। वहां जल्दी में वो लोग छोड़ दिए होंगे। तो पूरा जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। लिटरेचर के जितने फॉर्म्स होते हैं, ट्रेंड्स मतलब क्लासिकल एज से आज तक पोस्ट मॉडर्न एरा तक जिस तरीके से आप अपने साहित्य में परिवर्तन आए हैं और जितने आंदोलन और रेवोल्यूशंस हुए हैं उन सब का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर यहाँ कोई गलती होती है तो समझिए आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाते हैं। अगर इसको आपको पढ़ना है तो इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, अच्छी बुक बता रहा हूँ। आप पढ़ना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो नहीं। इसमें एक बुक आती है डेविड डेसिस की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 2 वॉल्यूम्स। ये पहले 4 वॉल्यूम्स में आती थी, अब ये 2 वॉल्यूम्स में आती है। तो दोनों वॉल्यूम्स आपको लेने हैं। ठीक है, लगभग 1100 से 1200 रुपए की पड़ेगी, आपको ये लेना है। तो आपका जो लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि डेविड डेसिस से अच्छा कोई राइटर अभी तक आया नहीं। मतलब ब्रिलियंट राइटर, एब्सोल्यूट राइटर, एब्सोल्यूट जीनियस, मतलब ये बताने की जरूरत ही नहीं है। और फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं, इसी का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी टर्म्स। अब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे आप पढ़िए। अगर आप बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एमएच अब्राहम की बुक लीजिए। कौन सी बुक? एमएच अब्राहम लास्ट एडिशन। मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, जो इसका 7th एडिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद की भी चीजें अगर आप ले लेंगे तो अच्छी है। 11th 10th एडिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पढ़िए। और अगर आप ब्रिलियंट हैं, आपको टॉप करना है या आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक दूसरी बुक है उसे आप ले सकते हैं। कड़न राइटर हैं, इनकी बुक का नाम है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बहुत मोटी सी बुक है लेकिन ब्रिलियंट, मतलब यहां फिर गलती होने का कोई चांस नहीं। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट कहीं कोई गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है फिगर्स ऑफ स्पीच। आपको पढ़ना रहता है फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके लिए कोई विशेष बुक नहीं आती है, लेकिन आप ग्रामर की बुक से इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी ग्रामर की बुक हो। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको ध्यान रहे कि इंटरमीडिएट तक आपने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। उसमें क्या रहा होगा? सिमिली, मेटाफर एंड हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपो एंड ऑक्सीमोरन, ये 7 आपने पढ़े होंगे। लेकिन अभी आपको मोर देन 35-40 इतना पढ़ना है। लिटोटेस, युग्म, synecdoche, metonymy, all these are the figure of speech that you might have not gone through, जिसके थ्रू हो के शायद आप नहीं गुजरे होंगे, लेकिन अब आपको पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो सबको पीछे छोड़ना है। तो फिगर स्पीच मीन्स अलंकार होता है। अब इतने के बाद हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे कहाँ? हम सीधे शिफ्ट करेंगे क्रिटिसिज्म पर। एक आपका टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म, आलोचना। जैसे अंग्रेजी who is known as the father of English criticism? It is John Dryden. Who is father of criticism? It's Aristotle.
तो इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा, विशेष तौर पर क्या लिखा गया, उसके ऊपर कैसी समालोचनाएं आई, कैसे कैसे लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू हैव। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आथर्स। टीजीटी में आथर्स की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन वो देखने में आपको लगता है कि वो संख्या कम है। आथर्स यहां आपको सिंपली केवल 4 पढ़ने हैं, यहां आपको केवल 4 आथर्स पढ़ने हैं। ये आपके लिए बड़ी मजेदार बात है। ये आथर्स हैं विलियम शेक्सपियर, दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरे हैं जॉन मिल्टन, एंड लास्ट हैं जॉन गॉल्सवर्दी। देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी हैं, जॉन मिल्टन के बारे में कुछ कहना ही नहीं, गजब की पर्सनालिटी है, एंड जॉन गॉल्सवर्दी वाज अ नॉवेलिस्ट। देखने में ये 4 हैं, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन इनसे आएंगे। हर चीज इनके बारे में जाननी है। अगर इनको कभी ठीक से बुखार भी हुआ है और वो फैटल हुआ है तो जानना है आपको। इनके माता पिता को अगर कुछ ढंग से हुआ है, इनके जीवन से जुड़ा हुआ है तो जानना है आपको। ईच एंड एवरीथिंग that is important in his life or in their life you must have gone through in order to get selection। ठीक है, तो चाहे जो कोई भी हो, सबके बारे में जानना है। लेकिन अगर हम पीजीटी के आथर्स की बात करें तो हाँ, संख्या काफी ज्यादा है। 2 आथर्स इसमें ऐसे हैं जो कॉमन है, जो उसमें भी मिलेंगे। तो आथर्स इन पीजीटी, पीजीटी के जो आथर्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू 17 राइटर्स। यहां 17 राइटर्स होंगे आपके लिए, ध्यान दीजिए। इन 17 राइटर्स में से 10 विल बी फ्रॉम यूरोप, 10 राइटर्स यूरोप से पढ़ने हैं, 4 राइटर्स विल बी फ्रॉम अमेरिका, 4 राइटर्स अमेरिकन होंगे, एंड 3 राइटर्स विल बी फ्रॉम इंडिया, और 3 राइटर्स इंडिया से होंगे। मैं नाम लिख देता हूं और आप इंडिविजुअली इन सब की बुक लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम शेक्सपियर का नाम पहले लिख देते हैं, सबसे बड़े आदमी है तो उन्हीं का नाम सबसे पहले लिखते हैं। विलियम शेक्सपियर। दूसरा नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। यही 2 ऐसे थे जो आपको टीजीटी में भी मिले होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड जॉन कीट्स, फोर्थ पीबी शेली, 5 चार्ल्स लैम्ब, 6 ये आप देख सकते हैं कि शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड से उसके बाद सारे रोमांटिक पीरियड से हैं, लेकिन अब विक्टोरियन पीरियड का नंबर आ रहा है। विक्टोरियन पीरियड में नाम आता है सबसे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट वन इज मैथ्यू अर्नल्ड, Matthew Arnold. Next comes Charles Dickens. Next comes Thomas Hardy. And last European writer is T.S. Eliot. थॉमस स्टन एलियट पूरा नाम है। अब अमेरिकन राइटर शुरू होते हैं। देखिए, पहला नाम वॉल्ट विटमैन, दूसरा विलियम फॉकनर,
नेक्स्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे, लास्ट अमेरिकन राइटर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे अमेरिका का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। बहुत ही गजब लाइन इन्होंने लिखी है, किसमें? स्टॉपिंग बाय द अर्थ ऑन एन स्नोवी इवनिंग। बहुत ही गजब लाइन लिखा है। इनकी 4 पंक्तियां हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू के टेबल पर पड़ी होती थी, और वो 4 पंक्तियां थी, Woods are lovely, dark and deep, while I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. These are very emotional line, these are very motivational line. Just keep inside your brains and definitely the success will come to you. Now Indian authors, अब इंडियन ऑथर्स हैं। इंडियन ऑथर्स में एक नाम सबसे पहले आता है कमला दास। आपको पता है कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं, अपनी सारी गलतियां अपनी पोएट्री में ये स्वीकार करती हैं। एंड नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। एंड लास्ट वन इज नसीम इस्किल, मुंबईया पोएट है नसीम इस्किल। और मुल्कराज आनंद एक समाज सुधार के नॉवेलिस्ट हैं, ये चार्ल्स डिकेंस कहे जाते हैं भारत के। तो दीज आर द 17 राइटर्स। भाग्यशाली हैं आप कि आपको केवल 70 राइटर्स पढ़ने हैं। कुछ दिन पहले तक 21 राइटर्स हुआ करते थे, 4 राइटर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर। तो इन सब के लिए कोई विशेष बुक नहीं आती है, इन सब की इंडिविजुअल बुक्स आपको खरीदनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो अच्छी सी शुभकामना के साथ मैं अपने इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को विराम देता हूं। आप लोग खुश रहें, सिलेक्शन पाएं, यही मेरी शुभाकांक्षा है आपके लिए। थैंक यू दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।